हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और एमआर हेल्थ एजुकेशन सपोर्ट की ये वाली वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको वो पहले पार्ट 1 देख लेना चाहिए, जिसमें हमने आपको बताया है कि इनकम टैक्स की जो नई साइट है उसके ऊपर आप अपने पैन को रजिस्टर कैसे करोगे। और ये वाली जो दूसरी वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो वो आप नए पोर्टल को यूज़ करके कैसे कर पाओगे। तो लास्ट वाली वीडियो है, हमने आपको बताया था भी कि कैसे लॉगिन वगैरह करना है। तो सपोज़ आपने अगर लॉगिन कर लिया है और अगर वो नहीं पता है कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं, तो आपको पहले वाली जो वीडियो है पार्ट 1 वो देख लेनी है। ओके, चलिए ये वाली वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे रिटर्न फाइल करते हैं। तो सपोज आपने पिछले वाली वीडियो देख ली है और उसमें समझ पाए हो कि कैसे लॉगिन करते हो, तो जैसे लॉगिन करोगे आप तो ये वाली स्क्रीन आपको नजर आएगी, जहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे टॉप पे जो भी इंडिविजुअल है उसकी डिटेल है, उनके प्रोफाइल वगैरह चेंज करना है तो वहाँ से कर पाएगी, यहाँ से भी हो सकता है। कई सारे ऑप्शन है जहाँ से ये सारी चीज़ें जो आपको अपडेट करनी है तो अपडेट कर पाओगे। और यहाँ पे जो सेशन टाइम आपको राइट साइड पे दिख रहा है वो 40 मिनट का होगा। मीन्स 40 मिनट तक अगर एक आइडल मोड में रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो 40 मिनट के बाद वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है। पहले ये पिछले साल आई थिंक 45 मिनट थी और उससे पहले 15 मिनट थी, तो ये 40 मिनट्स इट्स ओके। तो ये अपडेट होता रहता है। ये टाइमर जो है वो जस्ट आपको, अगर आप आइडल रहोगे तो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो कई सारे ऑप्शन है, जैसे फाइल नाउ का है ये, और भी कई सारे ऑप्शन है वो आप देख सकते हो। लेकिन हमारे लिए अभी वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वाला ये पहला है, जैसे फाइल नाउ दिख रहा है और आप ऊपर से भी कर पाओगे। ऊपर ऊपर वाला जो पूरे जो यहाँ पे जो सारे टैब लगा के रखे हुए हैं वहाँ से भी आप कर पाओगे। तो हम देखेंगे कैसे फाइल करते हैं। सिंपली लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको जस्ट अपना कर्सर रखना है और पहले वाला जो ऑप्शन है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ स्क्रीन नजर आएगी, जहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट असेसमेंट ईयर में जो भी असेसमेंट ईयर है जिसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो चूज करना है। हमारे लिए अभी करंट असेसमेंट ईयर है 2021-22। ओके, तो ये वाला असेसमेंट ईयर आपको चूज करना है। ये साल के लिए 21-22 का, मीन्स असेसमेंट ईयर 21-22 का रिटर्न फाइल करने के लिए। अदरवाइज ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 कंसिडर होगा। ओके, तो ये चूज करना है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपको बोला जाएगा कि आपको बताना है कि आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हो या ऑफलाइन। ओके, तो आपके लिए रेकमेंडेड है कि आपको ऑनलाइन चूज करना है, तो हम ऑनलाइन जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। ओके, यहाँ पे बता रहा है कि ऑलरेडी एक जो ITR 4 है वो आपने सेव करके रखा हुआ है, तो हमें 4 तो फाइल नहीं करना है, हमें ITR 1 फाइल करना है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सेव वाला वो आपको नजर नहीं आएगा जब आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करोगे। आपको ये वाला ऑप्शन स्टार्ट न्यू फाइलिंग, ओके, अदरवाइज स्टार्ट फाइलिंग वो ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पे चूज करना है, क्लिक करना है, सॉरी। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, इंडिविजुअल, HUF या अदर्स। तो जो एप्लीकेबल है यहाँ पे आपके लिए सैलरीड पर्सन हो तो इंडिविजुअल होगा, तो आपको इंडिविजुअल चूज करना है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक और इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना है, ITR 1, 2 या 4। तो हमें चूज करना है ITR 1। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख या 50 लाख से कम है, आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 तक है, उससे ज़्यादा नहीं है, और आपका कोई भी कैपिटल गेन वगैरह नहीं है। ओके, तो वो केस में आपको ITR 1 फाइल करना है। आप ITR 1 चूज करोगे, देन प्रोसीड विथ ITR 1 पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक आगे का पेज मिलेगा जहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड कुछ चीज़ें आपको बताई जाएगी। ये वाली चीज़ है जो आपको यूज़फुल हो सकती है रिटर्न फाइल करने के लिए, लेकिन अभी मैं आपको वो चीज़ें बता ही रहा हूँ। तो आपको सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और 3 में से किसी एक को चूज करना है। फर्स्ट, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज़्यादा है क्या, तो वो बताना है। मीन्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इनकम, वैसे तो इनकम को अगर 3 कैटेगरी में अगर बांटा जाए तो मैं बता दूँ, एक होती है रियल इनकम। रियल इनकम मीन्स कुछ भी इनकम हो सकता है, वो इनकम आपकी टैक्सेबल हो सकती है, वो हो सकता है एग्जेम्प्टेड इनकम हो सकती है। ओके, तो टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड दोनों को मिला दे तो वो होगी आपकी रियल इनकम। टैक्सेबल इनकम मीन्स वो वाली इनकम के जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, और एग्जेम्प्टेड इनकम मीन्स वो इनकम तो है लेकिन इनकम टैक्स ने उसे कुछ प्रोविजन से ये डिक्लेयर किया है कि ये जो भी इनकम रहेगी वो एग्जेम्प्टेड मीन्स उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अभी के लिए इतना समझो कि दो तरह की इनकम होती है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। नॉन टैक्सेबल नहीं बोलेंगे, एग्जेम्प्टेड मीन्स उसको इनकम टैक्स ने खुद बोला है कि ये इनकम को एग्जेम्प्ट करना है। ओके, तो वो हम आगे कभी पढ़ेंगे। अभी सिंपली इतना याद रखो कि आपकी जो भी इनकम बन रही है वो एक एग्जेम्पशन लिमिट होती है हर एक के लिए। एग्जेम्प्टेड लिमिट कितनी है, तो वो है अगर 60 साल से नीचे की एज है आपकी तो आपके लिए 2.5 लाख की एग्जेम्प्टेड लिमिट, मीन्स 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। देन अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा और 80 से कम है तो आप सीनियर सिटीजन बोले जाओगे, और वो केस में आपकी एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख। और 80 से ज़्यादा अगर आपकी एज है जहाँ पे आपको सुपर सीनियर सिटीजन बोला जाता है तो वो केस में 5 लाख तक की एग्जेम्पशन लिमिट है। अभी वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अभी सिंपली आपको समझना है कि टैक्सेबल इनकम जो भी आपकी बन रही है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है वही कंसिडर करके चलेगी, क्योंकि ये जो पैन कार्ड मैंने एंटर किया है वो 60 से बिलो की एज के पर्सन का है, तो वहाँ पे हम 60 ईयर्स के बिलो का जो क्राइटेरिया है मीन्स 2.5 लाख का, तो सपोज 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम अगर बनती है तो वो केस में मुझे यहाँ पे ये वाला पहले वाला ऑप्शन चूज करना है, और सिंपली बोला है टैक्सेबल इनकम मीन्स जिस पे टैक्स लगती है वो। ओके, देन नीचे दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139 सब क्लोज 1 का एक ऑफिस 7 प्रोविजो है, वो बताया है जो पहले रिटर्न फाइल करते थे तो ये डिटेल उसमें देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे ही पूछ लिया है जो बता रहा है कि आपका 1 करोड़ से ज़्यादा आपने एग्रीगेट अमाउंट आपने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। देन 2 लाख से ज़्यादा आपने फॉरेन ट्रैवल के लिए ऊपर आपने खर्च किया है किसी के लिए आपने लिए, तो वो भी यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा ये वाला ऑप्शन चूज़ करके। देन 1 लाख से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया है तो वो केस में भी आपको ये वाला मीन्स दूसरे वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा क्या ऑप्शन आपको एप्लीकेबल है। तीसरा है जो अदर है, दोनों केस आपको एप्लीकेबल नहीं है तो आपको अदर चूज करना है। जहाँ पे मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो ये जो क्लाइंट है उनकी डिटेल, उनकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा उनकी टैक्सेबल इनकम बन रही है तो वो वाले केस में हम पहले वाला ऑप्शन चूज करेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने पे आपको एक ये छोटा सा डैशबोर्ड नजर आएगा जिसमें बोला गया बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफर्म करनी है, तो यहाँ पे सिंपली हम ओके करेंगे, इट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट। ओके, देन यहाँ पे सिंपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास मांगी जाएगी वो डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। कई कुछ डिटेल होगी जो अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, मीन्स वो उनके पास डिटेल होगी तो वो फीड हो जाएगी अपने हिसाब से। अदरवाइज अगर आधार कार्ड वगैरह की डिटेल नहीं है तो वो आपको फीड करनी है, यहाँ पे डालनी पड़ेगी। देन प्रोफाइल, देखिए प्रोफाइल में नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे, ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको ब्लरी नज़र आएगी क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको, ये पर्सनल चीज़ें होती है तो ये हम आपको मीन्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो उसी वजह से ये थोड़ी ब्लरी चीज़ें नज़र आएंगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आपने डाली होगी वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको चूज करना है कि वेदर द पर्सन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कोई अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय है, पेंशनर है या अदर है, वो वट एवर एप्लीकेबल टू यू आपको चूज करना है। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे अदर्स पे चूज कर लेता हूँ। ओके,
अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है अदर्स। ओके, अदर्स चूज करना पड़ेगा आपको प्राइवेट के लिए। ओके, यहाँ पे कुछ सेक्शंस नज़र आ रही है आपके लिए, अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पहले वाली जो ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करनी है उसके लिए जो सेक्शन है वो ऑलरेडी आपको बताई है। दूसरी सेक्शन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ओके, देन नोटिस वगैरह आई होगी तो ये वाले ऑप्शन आपको चूज करने, अदरवाइज ये सारे डिसेबल होंगे। जो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है वही आपको रखना है। देन नीचे पूछा जा रहा है कि आप जो ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे वो न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग, मीन्स नया जो स्लैब डाला गया है पिछले साल से उसके अकॉर्डिंग आप ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो या फिर पुराना जो सिस्टम था उसी के अकॉर्डिंग आपको। तो ये दोनों में से आपको अगर आपको लगता है कि मुझे नया टैक्स रेजिम चाहिए तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ओके, ये पुराना और नया क्या टैक्स रेजिम है उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे तो वो भी आपको देख लेनी हो सकता है ये इसका तीसरा पार्ट हो सकता है। ओके, जिसमें हम वो एग्जेम्पशन लिमिट जो भी है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये पुराना और नया टैक्स रेजिम में क्या क्या डिफरेंस है वो भी बताएंगे। अभी के लिए ये वाला जो रिटर्न फाइल करना है वो मुझे पुराने टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग फाइल करना है तो मैं यहाँ पे नो चूज करूंगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने नो चूज कर लिया। देन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपको बैंक डिटेल्स कुछ प्रोवाइड करनी है तो ऐड अनदर से आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें मैंने ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट डाला हुआ है। ओके, तो बैंक डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है और यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट फॉर रिफंड उस पर एनेबल कर देना है। ओके, तो मीन्स ये ऑलरेडी ये बैंक अकाउंट है, ये प्रीफिल्ड डेटा हमें मिल गया। देन यहाँ पे सिंपली आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। हालांकि ये जो नया पोर्टल है उसमें कुछ ग्लिचेस वगैरह चल रहे हैं तो मीन्स लोडिंग काफ़ी स्लो हो रहा है, फिर भी ये पहले वाला ऑप्शन है वो हमने कंफर्म कर लिया। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको उनकी जो सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वगैरह जो भी कुछ है दैट यू हैव टू डिस्क्लोज। ओके, वो डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। आपको जानते हो कि मेंटेनेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस ये सारी चीज़ें मिलती है तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आपको यस करना है, अगर एलिजिबल नहीं हो तो आपको नो चूज करना है। यहाँ हमारे केस में ये नो है। ओके, आपको एप्लीकेबल है तो आपको फॉर्म 16 सिंपली देखना है तो उसमें आपको नजर आएगा कि आपको क्या ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है, आपको क्या मेंटेनेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह मिल रहा है, देन इट विल बी एप्लीकेबल टू यू। वहाँ पे आपको यस चूज करना है, अदरवाइज ये केस में नो है तो मैंने नो चूज किया। देन दूसरा जो ऑप्शन है वहाँ पे बोला गया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिल रहा है, कॉम्पेंसेटरी अलाउंस आपको, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस वो खास तौर पे अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करते हो तो वो मिलता है, और हॉस्टल अलाउंस वगैरह आपको मिलता है और उसके लिए आप एलिजिबल हो वो एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए तो यस बताना है, अदरवाइज यहाँ पे नो चूज करना है। हमारे केस में मैंने नो चूज किया। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस एंड, आपको एचआरए का एग्जाम्पशन क्लेम करना है। देखिए यहाँ पे ये यस हो सकता है लेकिन मैं सिंपली आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि रिटर्न कैसे वगैरह फाइल करना है तो मैं चलिए फिर भी हम यहाँ पे यस चूज करते हैं। ओके, कि मुझे एचआरए का एग्जाम्पशन मिलता है। ओके, हमने ऑलरेडी एचआरए का एग्जाम्पशन लिमिट कैसे निकालते हैं वो एक वीडियो बना के रखी है तो आपको वो वीडियो देख लेनी है, अदरवाइज यहाँ पे वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सिंपली जो भी आपने कैलकुलेशन किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी फिगर मिलती है, सपोज यहाँ पे मुझे मिलते हैं 46,000। ओके, तो मैं यहाँ पे 46,000 मीन्स क्लेम करूँगा और पूछा जा रहा है कि लीव ट्रैवल अलाउंस आपको मिल रहा है, यहाँ पे हमारे केस में नो है, आपके केस में यस है तो आपको बताना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी, सैलरी से और कोई एग्जाम्पशन आपको मिल रही है क्या, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर वो एलिजिबिलिटी है आपकी तो आपको यहाँ पे वो बताना पड़ेगा, यस चूज करके आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा एग्जाम्पशन है। जैसे आप देख सकते हो ज़्यादा तौर पे सेक्शन 10 के जो एग्जाम्पशन है वो आप क्लेम कर सकते हो। देखिए जैसे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी रिसीव्ड की है, देन लीव एनकेशमेंट वगैरह आपको मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हो। ओके, अदरवाइज कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको लिखनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। हमारे केस में ये नो है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। चलिए, इतना कुछ करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो एक नई स्क्रीन आपको नजर आएगी।
जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये नया पोर्टल है, वो काफ़ी धीमे काम कर रहा है, तो लोड होने में वक्त लग रहा है। चलिए, डजेंट मैटर। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे हमने एडिट पे क्लिक किया तो कुछ डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17(1) वो आपका सैलरी प्लस अलाउंस होगा। ओके, योर सैलरी प्लस अलाउंस प्लस कुछ कमीशंस वगैरह की इनकम्स होती है, तो वो पूरी एनुअली जो भी बनती है वो आपको यहाँ पे फीड करनी है। हमारे लिए ये है 3 लाख, तो मैं यहाँ पे 3 लाख डाल दूंगा। ओके, सैलरी प्लस अलाउंस। ओके, देन कुछ परक्विजिट्स वगैरह आपको मिलते हैं। परक्विजिट्स क्या होते हैं? कुछ मीन्स कुछ चीज़ें होती है वो आपको मोर देन सैलरी आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जैसे रहने के लिए घर होता है, कार वगैरह प्रोवाइड की जाती है, लैपटॉप वगैरह मिलता है, तो वो सारे एज अ परक्विजिट कंसिडर किए जाते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है तो आपको जो फॉर्म 16 मिलता है उसके साथ फॉर्म 12 BA मिलता है। 12 BA है वो, उसके अंदर ये सारी डिटेल दी जाती है कि कौन कौन से परक्विजिट्स मिलते हैं और आपको कौन से मिले हुए हैं। ओके, तो वो डिटेल अगर आपके फॉर्म 16 में आपको बता रहा है कि आपके वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या है, तो वो भी आपको सिंपली एज इट इज यहाँ पे फीड करें। अगर नहीं है तो उसको छोड़ना है। देन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3). ओके, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17(3) कुछ प्रॉफिट सैलरी के अलावा कुछ और प्रॉफिट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो वो भी आपको बताना है। जैसे बोनस वगैरह होता है और कई और चीज़ें होती है, वो आपके फॉर्म 16 में आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे भी आप आई पे अगर क्लिक करते हो तो वो डिटेल आप देख पाओ। चलिए, हमारे केस में ये पहली वाली डिटेल ही है सैलरी की, तो वो हमने डाल दी है। एग्जामेशन जो हमने पहले चूज किया था उसके अकॉर्डिंग वो हमें मिल गया है। ओके, तो देखिए अभी कोई एरर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो 46 का हमें क्या मिल रहा है एग्जामेशन, वो एचआरए का एग्जामेशन, तो वो हो जाएगा, हमारी नेट सैलरी हो जाएगी 2,54,000। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है, इफ यू आर एलिजिबल फॉर एग्जामेशन, कोई और एग्जामेशन आप क्लेम करना चाहते हो तो ऐड अनदर का ऑप्शन है, वहां से वो आप कर पाओगे। ओके, तो वो हो जाएगी आपकी 3 लाख में से अगर 46,000 निकाल दोगे तो नेट सैलरी बनती है 2,54,000। अभी यहाँ पे भी आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16। सेक्शन 16 में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक का मिल जाता है। जो भी आपकी नेट सैलरी बनेगी उसमें से 50,000 अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो अपने हिसाब से ही वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा। और साथ ही साथ आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज और किसी को नहीं। तो हम प्राइवेट एम्प्लॉय का रिटर्न फाइल करें तो वो चीज़ अपने हिसाब से ही डिसेबल होगी। प्रोफेशनल टैक्स आपका जो भी बन रहा है वो अगर गुजरात की बात करें तो 200 रुपये होता है पर मंथ, तो उसके हिसाब से ईयर का 2400, और वो आपको ये डिटेल आपको आपके फॉर्म 16 में भी नज़र आ जाएगी। तो अगर नहीं है और फॉर्म 16 आपके पास नहीं है और प्रोफेशनल टैक्स वगैरह कटता है तो आपको वो मैन्युअली यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो 2400 वो निकाल देंगे तो हमारी जो चार्जेबल इनकम होगी अंडर द हेड ऑफ सैलरी तो वो होगी 2,01,600। ओके, तो ये सारी चीज हमने अगर सैलरी की डिटेल कंप्लीट की है तो यहाँ पे हमें सेव चूज करना है। ओके, जैसे सैलरी की डिटेल हम सेव करेंगे हमें ये कुछ मीन्स डिटेल आपको यहाँ पे नजर आएगी। 3 लाख आपकी ग्रॉस सैलरी है, एग्जामेशन बताया गया है 254, और उसमें से प्रोफेशनल टैक्स वगैरह मीन्स सॉरी उसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 वगैरह काट के जो भी मीन्स आपकी चार्जेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी बनती है वो यहाँ पे बताई गई है। ओके, देन हाउस प्रॉपर्टी की अगर कोई इनकम है, मीन्स आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है और वो रेंट पे दे रखी है, तो वो रेंट की जो इनकम हो रही है वो आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो अगर आप इसकी डिटेल डालना चाहते हो यहाँ पे ऐड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और जो भी डिटेल है वो आपको फीड करनी है। ओके, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मीन्स वो हाउस प्रॉपर्टी आपकी खुद की, मीन्स आप वहाँ पे रह रहे हो, आपने हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, या फिर वो हाउस प्रॉपर्टी ऐसे ही वैकेंट पड़ी हुई है तो उसको डीम लेट आउट कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे हमारे केस में ये जो हाउस प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन अगर लेट आउट है तो वो केस में क्या होगा तो वही बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको लेट आउट चूज करता हूँ। जैसे आप लेट आउट मीन्स भाड़े पे दी है,
ओके, अगर आप लेट आउट चूज करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि उसकी भाड़े की इनकम कितनी बन रही है, तो वो पहले वाले ऑप्शन में आपको डालना पड़ेगा कि जो भी मीन्स आपने 10,000 भाड़ा ले रहे हो तो 1,20,000 आपको यहाँ पे बताना है। देन वो प्रॉपर्टी में से जो भी म्यूनसिपल टैक्स उसका पे कर रहे हो, मीन्स हम बोलते हैं वो वाटर टैक्स लगता है, हाउस टैक्स लगता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से रिडक्शन आपको मीन्स वो वैल्यू डाल देनी है, तो आपको NAV मिल जाएगी जिसे बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। ओके, वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये डिटेल डालने पे। देन उसमें से 30% डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्लेम कर मीन्स जो भी इनकम बनेगी। सपोज यहाँ पे चलिए हम आपको डिटेल डाल के बताते हैं कि सपोज 1,20,000 हमारा भाड़ा बन रहा है और टैक्स हमने 10,000 पे किया है, ऐसा कंसिडर करेंगे, तो वो अपने आप एनुअल वैल्यू कंसिडर कर लेगा 1,10,000। ओके, और उसके जो 30% है वो भी डिडक्शन आप क्लेम कर लोगे, तो 1,10,000 में से आपको 33,000 भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही खुद डिडक्शन देता है। देन अगर आपने वो जो हाउस प्रॉपर्टी है जो अभी लेट आउट की है उसके ऊपर अगर आप कोई लोन वगैरह पे कर रहे हो, ओके, तो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आप यहाँ से क्लेम कर लो। सपोज आपने होम लोन ले रखी है, अगर नहीं ली है तो यहाँ पे कोई डिटेल डालनी नहीं है, लेकिन अगर होम लोन आपने लेके रखी हुई है और उसका इंटरेस्ट अगर समझ लीजिए 25,000 बनता है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, अदरवाइज ये छोड़ देना है। ओके, तो वो भी आप डिडक्शन क्लेम। अनरियलाइज रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%। ओके, तो जो भी रेंट मिला होगा उसका 30% आपको निकाल देना है। अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, जो भी मीन्स अगर आपको 50,000 मिला है तो 50,000 का 30% जो भी होता है वो 50,000 में से निकाल के वो वैल्यू यहाँ पे डालनी है। हमारे केस में ये वाली कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ बताने के लिए मैंने यहाँ पे बताया। तो 52,000 है वो आपके जो हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है उसमें वो आप देख पाओगे। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वो केस में आप एक ही डिडक्शन क्लेम कर पाओगे और वो होगा आप अगर आप भाड़े सॉरी वो प्रॉपर्टी पे आपने होम लोन ले रखी है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो सिर्फ जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे वही आप क्लेम कर पाओगे। ओके, 25,000, तो वो आपका जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी उसके अंदर ये 25,000 माइनस में नजर आएंगे। डीम नेट आउट इसलिए कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वो ना ही भाड़े पे दी है ना ही सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो, तो वो वाले किसमें डीम लेट आउट, और उसमें वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं सारी डिडक्शन वगैरह की, तो इसके लिए भी हमने हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अकॉर्डिंग एक वीडियो बना के रखी हुई है, तो वो वीडियो आप देख लोगे तो वहाँ पे ये सारे तीनों ऑप्शन में आप डिडक्शन कैसे क्लेम करोगे, क्या डिटेल फीड करनी है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई। तो हमारे लिए ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, हाउस प्रॉपर्टी वाला जो ऑप्शन है वो हमारे लिए मीन्स कोई भी चीज़ हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हम वो ऑप्शन को छोड़ देंगे, वहाँ पे कुछ भी फीड वगैरह नहीं करना है हमें। चलिए, तो ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें ऐसे नज़र आएगी कि इनकम फ्रॉम सैलरी हमने ऑलरेडी वो डिटेल डाल दी थी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चीज़ें है नहीं कुछ हमारे लिए इसमें ऐड करने लायक, तो वो चीज़ हम फीड नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आपको एप्लीकेबल है तो आपको कैसे वो फीड करनी है वो हमने बता दिया। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि कैपिटल गेन और बिजनेस प्रोफेशन से यहाँ पे इनकम नहीं हो रही है, तो वो दोनों हेड की डिटेल यहाँ पे नहीं डाली जाएगी। अदर सोर्सेज से आपकी अगर कोई इनकम है, जैसे आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट बन रहा है, आपका FD का इंटरेस्ट बन रहा है, आप कोई कमीशन वगैरह से इनकम अर्न कर रहे हो तो कमीशन की डिटेल आपको डालनी है। हो सकता है आप कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रहे हो तो वहाँ से कोई इनकम आप अर्न कर रहे हो, किसी भी तरह की कोई कॉम्पेंसेशन वगैरह आपको मिला गया है, कोई लॉटरी वगैरह आपने मीन्स कोई इनकम ऐसी है जो आपके ऊपर वाले दोनों हेड में फॉल नहीं करती है, और ना ही वो कोई आपके पर्टिकुलर बिजनेस की इनकम है या फिर कैपिटल गेन से होने वाली इनकम है, तो वो वाले केस में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो कौन सी इनकम है। तो जैसे पहले बताया गया है, सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी इनकम मीन्स एग्रीगेट वैल्यू आपको डालनी है। अगर सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो मीन्स सभी आपके जो बैंक अकाउंट है उनमें आपका जो इंटरेस्ट 3-3 महीने में जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट जो भी होगा वो आपको उसका पूरा टोटल यहाँ पे डाल देना है कि कितना हुआ है, तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। ओके,
तो वो डिटेल है अगर तो यहाँ पे डाल देनी है। हमारे केस में उसको हम नो रखते हैं। देन डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम, अच्छा आपकी कोई एफडी वगैरह है पोस्ट ऑफिस में, आपने कोई मीन्स एफडी करके रखी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो वो एफडी की जो भी इंटरेस्ट बन रहा होगा वो भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ओके, तो दूसरे वाले ऑप्शन में यस चूज करके वो इनकम आपको डालनी है। देन डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन से अगर इनकम हो रही है तो वो भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ओके, देन इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, इंटरेस्ट होगा, रिफंड की जो इनकम होगी वो तो आपकी सपोज एग्जेम्प्टेड कंसिडर होगी, लेकिन जहां तक बात है उसका जो इंटरेस्ट मीन्स आपको 2-3 महीने बाद मिला होगा तो कुछ इंटरेस्ट 15 रुपए 20 रुपए या हो सकता है 200-300, तो वो भी यहाँ पे आपको डालना है। कोई और इनकम है तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि क्या इनकम है। अगर कमीशन से बन रही है तो यहाँ पे यस करोगे। देन यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा, जैसे इनकम सपोज मेरी कमीशन से इनकम बन रही है और वो मैंने 45,000 अर्न किया है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा नीचे। सिर्फ कमीशन लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम प्रॉपरली लिखेंगे तो इनकम फ्रॉम कमीशन। तो मीन्स जो भी आपको एप्लीकेबल है वो सारी चीजें बतानी है। ओके, अगर काफी मल्टीपल इनकम आपने अर्न की है पार्ट टाइम बिजनेस से, कमीशन से, ओके आपने कोई मीन्स कमीशन कब हो सकता है या ब्रोकरेज वगैरह कब हो सकती है कि आपने कोई एज ए सब ब्रोकर या फिर एजेंट वगैरह से काम किया है, आपको सारी जो भी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल डालनी है। जैसे मैंने कमीशन से भी इनकम अर्न की है, प्राइवेट ट्यूशन करवा के भी इनकम अर्न की है, कोई ग्रांटिंग जो प्रोजेक्ट था उसमें मैंने अपनी टीचिंग की जो सर्विस है वो दी है, या फिर ऑनररी कुछ मुझे मिला है। ओके, तो वो सारी चीज़ें एग्रीगेट वैल्यू यहाँ पे ऊपर डाल देनी है फिगर में, और जहाँ तक बात है नीचे तो आपको डैश डैश करके यहाँ पे सारी चीज़ें लिख देनी है कि ये वाली इनकम मैंने अर्न की है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कमीशन की इनकम तो वो हमने डाल दिया है। देन डिविडेंड वगैरह से आपकी इनकम हो रही है, आपने शेयर वगैरह लेके रखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और उसके ऊपर कुछ डिविडेंड रिलीज हुआ है, तो डिविडेंड की जो भी इनकम है दैट यू हैव टू प्रोवाइड, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पे वो चीज़ों को एज इट इज रखना है और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नाउ जहाँ तक बात है इनकम की, तो हमने ऑलरेडी सैलरी की इनकम डाल दी है और साथ ही साथ हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो बनती नहीं है तो वो डालनी नहीं है, अदरवाइज आपको एप्लीकेबल हो तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो वो कमीशन की इनकम जो भी 45,000 यहाँ पे हमने डाली थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अंडर सेक्शन 57 आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और वो है फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग 15,000 का उसकी लिमिट है डिडक्शन की, तो वो रिलेटेड टू फैमिली पेंशन है, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सिंपली आप देख सकते हो कि सैलरी की इनकम, देन हाउस प्रॉपर्टी की और अदर सोर्सेज की जो इनकम है उसे जोड़ दिया जाएगा, तो इनकम बनती है ग्रॉस टोटल इनकम 2,46,600। ओके, नाउ यहाँ पे अगर कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो वो आपको यहाँ पे बतानी है, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन है वो छोड़ना है और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। चलिए, जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम का जो पोर्शन है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। देन टोटल डिडक्शन पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे जो भी डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हो वो यहाँ यस या नो के तौर पे बताना है। जैसे अगर आप कोई डोनेशन आपने किया है और उसके लिए आप एलिजिबल हो डिडक्शन क्लेम करने के लिए तो वहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पे हमारे केस में हम नो करेंगे। देन पूछा जा रहा है कि आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन दिया है तो उसके लिए भी आपको 100% डोनेशन डिडक्शन मिल सकता है, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है, वो नो करेंगे। देन यहाँ पे बात की गई है 80GG की, तो वो बताता है अगर आप कोई रेंट वगैरह पे करते हो जहाँ पे रहते हो तो आपके घर का जो रेंट दे रहे हो आप, वो भी आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे देखना है कि अगर आप HRA क्लेम कर रहे हो तो आपको 80GG का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, जहाँ पे आप HRA क्लेम नहीं करते हो वहीं पे ही आप 80GG को क्लेम कर पाओगे। तो हमने ऑलरेडी एच आर ए का एग्जेम्पशन क्लेम किया है तो यहाँ पे नो करेंगे, अदरवाइज आपको एप्लीकेबल है तो आपको यस करना है। ओके, और पूछा गया है कि आप
आपका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने कंट्रीब्यूशन किया है, या फिर 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है, तो आपको वो वाले केस में यस करना है और वो डिटेल प्रोवाइड करनी है। ओके, अदरवाइज नो करना है। चलिए देखते हैं, यस करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे 80C में जो भी डिडक्शन बनते हैं वो सारे की एग्रीगेट वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि 80C में आप 1,50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और 80C, 80CCD, CCD1, CCD2, CCD1B और कई सारे D, डबल डी, DDB, ओके, TTA, TTB। तो 80 फैमिली के जो 80C से लेके 80U के पूरे जो डिडक्शन है उसके लिए हमने ऑलरेडी 4 एक्सक्लूसिव वीडियो बना के रखी हुई है। तो वो 4 में से आपको जो एप्लीकेबल है वो वीडियो आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारी वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे सारी चीज़ मैं मेंशन नहीं करूँगा। ओके, तो 80C के कोई डिडक्शन बनते हैं तो उसकी एग्रीगेट वैल्यू यहाँ पे डालनी है आपको, और देन नीचे कंटिन्यू करना है। अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है तो नो। ओके, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें नहीं डालूंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सिंपल वे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ। देन 80CCD2 में आपके जो एम्प्लॉयर है उन्होंने एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन किया है आपके लिए ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो वहाँ पे आपको यस करके वो जो भी कंट्रीब्यूशन है उसकी जो फिगर है वो डालनी है। अदरवाइज ये केस में मैं नो करूँगा। देन 80D में आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस दे रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस जिसे बोलते हैं, वो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम हो, या स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम हो, या फिर आपके जो पेरेंट्स है जो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है और उनके लिए कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, तो वो कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो वो आप 80D में बताओगे। तो इसके लिए भी हमने एक्सक्लूसिव वीडियो बना के रखी हुई है। 80E में आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है तो उसका 100% डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो इंटरेस्ट का 8 साल के लिए। देन आर यू एलिजिबल टू क्लेम, और कोई डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ से वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे जो मैंने बात की। ये सारे जो डिडक्शन है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखी हुई, तो वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो जो भी डिडक्शन है वो आपको बताने हैं, उसकी फिगर डालनी है, देन आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने पे आपको ये वाली स्क्रीन नजर आएगी जहाँ पे पूछ रहा है वेरीफाई और डिडक्शन। तो 80D का डिडक्शन के बारे में आपको पूछ रहा है। देन कुछ और डिडक्शन है वो अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे सिंपली कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करोगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि वो कंफर्म हो चुकी है, ग्रॉस टोटल भी कंफर्म हो चुकी है, और टोटल डिडक्शन। देखिए ये सारी कंफर्म इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये मैंने फिर से लॉगिन किया है, कुछ एरर की वजह से फिर से लॉगिन करना पड़ा है। वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, लेकिन 1 बाय 1 जैसे आप करते जाओगे तो वो कंफर्म होती जाएगी। तो ये पूरी डिटेल कंफर्म कर ली थी, लेकिन कुछ एरर की वजह से फिर से वीडियो बनाना पड़ा। तो सिंपली यहाँ पे टोटल डिडक्शन जैसे आप वो कंफर्म करोगे तो यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे ही टैक्स पेड में भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ डिटेल बताई जाएगी, जैसे आपका अगर टीडीएस कट रहा है तो यहाँ पे टीडीएस की डिटेल मिलेगी, टीसीएस कट रहा है तो टीसीएस की डिटेल मिलेगी। ओके, तो कुछ डिटेल्स है जैसे टीडीएस वगैरह काटी जाती है, कुछ पेमेंट वगैरह की जाती है, कई बार सैलरी की पेमेंट की जाती है तो वहाँ पे टीडीएस कटती है, कई बार कुछ पेमेंट्स होती है जैसे कमीशन वगैरह से कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वहाँ पे 1%, 5% के हिसाब से कुछ भी, तो उस हिसाब से टीडीएस कटती है। ओके, तो कुछ सैलरी के टीडीएस होते हैं, कुछ नॉन सैलरी के जो पेमेंट होते हैं उसके डिडक्शन होते हैं, कुछ टीसीएस के, कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है जो आप खरीदते हो तो उसके ऊपर टीसीएस काटा जाता है, जैसे लग्जरियस आइटम बोले कार वगैरह है तो वहाँ पे टीसीएस काटा जाता है। तो वो डिटेल टीसीएस में मिलेगी। ज़्यादातर ये सारी जो डिटेल है वो इनकम टैक्स में अपने आप रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि ये टीडीएस काटने के लिए आपके एम्प्लॉयर को या फिर जो भी आपको पेमेंट कर रहा है उसको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है। और जैसे वो टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं तो चारों क्वार्टर की जब रिटर्न फाइल होती है तो आपको फॉर्म 16A दिया जाता है। अगर नॉन सैलरी पेमेंट है तो, अगर सैलरीड है तो वहाँ पे फॉर्म 16 दिया जाता है। ओके, तो ये सारी डिटेल उन्होंने जो रिटर्न फाइल की होगी उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे वो डिटेल अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर वो डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो आप शो डिटेल में जाके यहाँ से वो डिटेल डाल भी सकते हो एड एनर। जैसे टीडीएस आपका कटा हुआ है लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको
फॉर्म 26 AS अपना देखना है, अदरवाइज फॉर्म 16 आपको मिला होगा वो देखना है। ओके, फॉर्म 26 AS देखना है तो वो यहाँ पे आप ई फाइलिंग पे जाओगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाओगे और व्यू 26 AS पे क्लिक करके कुछ स्टेप्स हैं वो आपको दोहराने हैं। अदरवाइज इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है, तो वो वीडियो आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका TDS कैसे चेक कर पाओगे और वो पूरा 26 AS का स्टेटमेंट कैसे देख पाओगे। जहाँ तक बात है फॉर्म 26 AS की और फॉर्म 16 की, तो मैं सिंपली बता दूँ, आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर देगा, उन्होंने रिटर्न फाइल की होगी तो उनको फॉर्म 16 मिला होगा जो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें TDS की डिटेल होगी। और जहाँ तक बात है फॉर्म 26 AS की, तो वो इनकम टैक्स ने अपने पास जो रिकॉर्ड रखा हुआ है, मीन्स आपके एम्प्लॉयर ने जो भी मीन्स रिटर्न फाइल किए होंगे तो वो डिटेल यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी, तो दोनों मैच करने चाहिए फॉर्म 16 और 26 AS। ओके, तो अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है और आपका TDS वगैरह कटा है तो आप 26 AS में से डिटेल ले सकते हो, और फॉर्म 26 AS या फिर फॉर्म 16 जो भी आपको मीन्स आपके पास अवेलेबल है, अदरवाइज 26 AS तो आपको मिल ही जाएगा। तो उसमें से आपको जिसने आपका TDS काटा है उसका 10 नंबर डालना पड़ेगा, देन नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। देन इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, जो इनकम आपको क्रेडिट की गई है और TDS कितना काटा गया है वो डिटेल डालोगे और ऐड करोगे तो वो डिटेल आपको मिल जाएगी। हालांकि ये केस में कोई TDS वगैरह की डिटेल है नहीं, अदरवाइज TDS है या फिर TCS है। देखिए ये पहले वाला जो ऑप्शन है वो सैलरी पे आपको TDS कटा होगा, तो दूसरा नॉन सैलरी TDS है, वहाँ उसकी डिटेल आप देख सकते हो। अगर वो कटा होगा तो अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको सिर्फ वो शो करना है, देखना है आपको। ओके, और कुछ नहीं करना है। देन डिटेल्स ऑफ टैक्स रिलेटेड और सोर्स, फॉर्म 16 से ये कुछ रेंट वगैरह से TDS कटी हो तो उसकी डिटेल होगी, TCS की डिटेल होगी, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई पे किया होगा एडवांस में तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आएगी। अदरवाइज आपको एप्लीकेबल नहीं है तो कुछ चीज़ें नज़र नहीं आएगी, आपको सिंपली वहाँ पे कंफर्म करना है तो आपके जो डिडक्शन है और साथ ही साथ टैक्स पेड का जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पे कंफर्म्ड हो जाएगा। देन लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है वो वगैरह दिखाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम सैलरी को और हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को जोड़ के इतनी हो रही है 2,46,600। देन कंप्यूटेशन बताई है कि टैक्स आपको कितना लग रहा है, तो वो जीरो आप कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो यहाँ से ये पूरा कैलकुलेशन भी देख सकते हो कि फॉर योर इनकम अप टू 5 लाख, तो ये पुराना जो स्लैब हमने सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से 2.5 लाख पे 5% टैक्स लगती है। ओके, तो यहाँ पे वो टैक्स नहीं लगी है क्योंकि ये 2.5 लाख से कम इनकम है। ओके, अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो 5% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। चलिए इसको हाइड कर दिया। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है, समझ लीजिए 5 लाख है तो 2.5 लाख तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है, दूसरी 2.5 लाख पे 12,500 आपको टैक्स लगती है। ओके, तो 12,500 पे रिबेट भी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, तो 12,500 तक आपको रिबेट मिलेगी। ओके, तो अगर 12,500 टैक्स भी लग जाएगा तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, आपको 12,500 का मीन्स सिंपल वे में 5 लाख तक की आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है तो वो केस में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। ओके, जैसे हमारे केस में यहाँ पे जो बताया है तो जो ग्रॉस टोटल इनकम है वही 2,46,000 नज़र आ रही है, उस हिसाब से यहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है। फिर भी ये चीज़ें आपको जाननी है तो मैं सिंपली यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चलिए बैक टू समरी में जाएंगे, कुछ इनकम बढ़ा के देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2,46,000 ही इनकम बन रही है तो सिंपली यहाँ पे हम थोड़ी इनकम आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे थोड़े चेंजेस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो 3 लाख है उसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं और कर देते हैं 3,50,000 कुछ कर देते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे ये जो 3 लाख है उसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, कर देते हैं 4 लाख। चलिए 4 लाख कर देते हैं। ओके, ओके 4 लाख करेंगे तो जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सारी चीज़ें निकाल के, जैसे ये 46,000 का हमने HRA का एग्जाम्पशन क्लेम किया था, देन 50,000 है वो आपको 52,400 का आपको अंडर सेक्शन 16 डिडक्शन मिल जाए तो 3,01,000 हो गया। ओके, अभी इसको करते हैं सेव।
ओके, तो ये 4 लाख हो गया और 4 लाख में से ये सारे डिडक्शन वगैरह एग्जामेशन निकाल के 3,01,600 हो गया और ये 45,000 जुड़ जाएंगे तो 3,46,000 हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम होगी वो अब होगी 3,46,600। ओके, चलिए यहाँ पे देखेंगे 3,46,600 हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई और टैक्स कितना बना तो आप कैलकुलेट करोगे अगर तो 2.5 लाख तक तो एग्जेम्पशन है। ओके, लेकिन 2.5 लाख से जो भी इनकम बनी है ज़्यादा कितनी है 3,46,000 तो 2.5 लाख से वो हो गई 96,600 होनी चाहिए। ओके, तो 96,600 पे आप 5% निकालोगे तो वो वैल्यू मिलेगी आपको 4,830। ओके, और वहीं पे आपको 12,500 का रिबेट मिलता है। नया एक जो बजट आया था पिछले साल उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि अब रिबेट मिलेगी 12,500। ओके, तो ये 4,830 बनेगी लेकिन 12,500 ऑलरेडी रिबेट मिल रही, उतनी लिमिट है 12,500 की, तो वो लिमिट यूज करने का मतलब नहीं, 4,830 ही आपको रिबेट मिल जाएगी तो टैक्स कोई लगेगा नहीं। अगर टैक्स नहीं बनता है तो हेल्थ एंड एजुकेशन से कुछ भी सेस वगैरह कुछ भी मीन्स आगे का जो भी इंटरेस्ट वगैरह तो अगर आप लेट फाइल करोगे तो होगा, अदरवाइज सारे जो ऑप्शन है वो जीरो रहेंगे। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है तो वो मैंने चीज़ बता दी आपको कि कैसे रिबेट काम करता है। तो रिबेट है 12,500 की, वो आपको याद रखना है। ओके, मीन्स सिंपल वे में 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगने वाली। अभी सिंपली ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो कुछ चीज़ें ऐसे नज़र आएगी जहाँ पे बोला गया है कि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, कोई टैक्स वगैरह नहीं है। अभी ये चीज़ें आपको समरी वे में बताई जाएगी तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। देन प्रीव्यू रिटर्न करोगे, प्रीव्यू रिटर्न में आपको आपकी जो पूरी डिटेल आपने दी है वो उसका एक प्रीव्यू दिया जाएगा। लेकिन प्रीव्यू से पहले आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आपका ये नाम है, आप इनके सन हैं और आप कौन सी कैपेसिटी में यहाँ पे वेरिफिकेशन दे रहे हैं, आप सेल्फ हो या फिर आप रिप्रेजेंटेटिव हो वगैरह। अगर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप ये फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मीन्स टीआरपी मीन्स टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। ओके, तो उनकी डिटेल देनी पड़ती है, वो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनकी डिटेल होती है। अदरवाइज अगर सेल्फ कर दोगे तो इट इज़ ये कुछ गलत नहीं होगा, आप सीधा सेल्फ करके भी यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल उनके लिए है जो कोई रिप्रेजेंटेटिव से रिटर्न फाइल करवाते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर लोग सेल्फ चूज करते हैं। देन प्रोसीड टू प्रीव्यू। जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपका जो पूरा रिटर्न फाइल किया गया है उसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, जहाँ पे सारी चीज़ एक प्रॉपर फॉर्म में आपको फीड करके बताई जाएगी कि ये डिटेल आपने अंदर डाली हुई है, फाइल की है, आप देख लीजिए एक बार। तो ये कंफर्मेशन करने के लिए आपको डिटेल बताई, देखिए ये वेरिफिकेशन लास्ट में जो किया। अभी सिंपली यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है, लेकिन ये रिटर्न अभी मैं फाइल नहीं करूँगा क्योंकि कुछ डिटेल है वो अभी भी फीड करनी बाकी है इसके अंदर, तो मैं प्रोसीड नहीं करूँगा अभी। लेकिन सिंपली आपको बता दूँ, आपको सिंपली प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको एक ओटीपी मिलेगा, वो आपके मेल पर भी जाएगा और मोबाइल पे, दोनों पे एक ही ओटीपी होगा। तो वो ओटीपी को आपको डालना है और वो ओटीपी मीन्स आपका आधार के साथ जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उसके ऊपर मिलेगा। अदरवाइज आप डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक वैलिडेशन कोड होता है उससे भी कर सकते हो। तो बेहतर ये है कि आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उसी पे एक ओटीपी मिल जाएगा, क्योंकि आपने इसमें इसके अंदर आधार की भी डिटेल डाली हुई है और वही ओटीपी को यहाँ पे डालोगे तो आपका रिटर्न सबमिट हो जाता है। रिटर्न सबमिट होने के बाद आपको उसको 120 दिनों में आपको उसको वेरीफाई भी करना है। वेरिफिकेशन के लिए आपको एक फिजिकल कॉपी जो उसकी निकलेगी वो फॉर्म की, वो आपको भेजनी पड़ती है सीपीसी बैंगलोर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बैंगलोर। तो वहाँ पे आपको मीन्स वो फॉर्म होगा उसके ऊपर साइन करके आपको भेजनी पड़ेगी। अदरवाइज दूसरा एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी वेरीफाई कर सकते हो। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के लिए, सिंपली ई फाइलिंग का जो ऑप्शन है उसके ऊपर जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल कर लोगे, अभी फाइल नहीं किया है हमने, लेकिन फाइल कर लोगे तो व्यू फाइल रिटर्न में आपको जाना है। तो
जैसे ही व्यू फाइल रिटर्न में जाओगे तो पिछले साल के जो कुछ रिटर्न है वो भी बताएंगे, और अभी करंटली जो आपने फाइल किया है, सिर्फ सबमिट किया हुआ है, तो वो रिटर्न भी आपको नज़र आएगा। और वो रिटर्न में जाने जाने के बाद व्यू डिटेल्स वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, और वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा, ई वेरिफिकेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी ई वेरीफाई हो चुका है, इसलिए इसकी डिटेल ये पिछला रिटर्न है, पिछले साल का है। अदरवाइज ये साल का जो रिटर्न होगा तो वहाँ पे आपको ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे आपने आधार ओटीपी डाल के रिटर्न को सबमिट किया है वैसे ही आप ओटीपी आएगा, और ओटीपी डालोगे तो ई वेरीफाई भी हो जाएगा। फिर आपको उस ये जो रिटर्न है उसकी मीन्स फिजिकल फॉर्म को आपको सीपीसी बेंगलोर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप ई वेरीफाई ऐसे नहीं करना चाहते तो ये मीन्स वो फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ओके, देखिए बैक करोगे तो फॉर्म आप कैसे निकालोगे, तो वहाँ पे जो कुछ ऑप्शन मिलते हैं आपको व्यू रिटर्न के अंदर, डाउनलोड फॉर्म, ओके, या फिर डाउनलोड रिसिप्ट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ITR व्यू उसके ऊपर लिखा रहता है, जैसे अभी मैं डाउनलोड करूँगा तो शायद वो एरर वगैरह आ जाती है, इसलिए ये चीज़ मैं अभी नहीं करूँगा। तो वो डाउनलोड रिसिप्ट कर लीजिए आप, उसके अंदर आपको ITR व्यू मिलेगा और सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई होगी कि आपको नीचे साइन करना है, और नीचे एड्रेस भी दिया होगा, वो एड्रेस पे आपको उसको पोस्ट से भेजना है। ओके, तो वो भेज दोगे तो 120 दिनों में भेजना होता है, अदरवाइज 120 दिनों के अंदर आप ई वेरीफाई भी कर सकते हो। जो मैंने बताया सिंपलेस्ट ऑप्शन है, आपको ई वेरीफाई ही करना है। ओके, तो ऐसे आप आपका ITR जो ITR 1 है वो फाइल कर पाओगे। सैलरीड पर्सन ऐसे अपना ITR फाइल कर सकते हो। आई होप आपको ये जो भी कुछ डिटेल दी गई है वो आपका जो ITR है वो फाइल करने में आपको हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।